दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं क्रिया के बारे में। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि क्रिया क्या है और उसके बाद क्रिया का निर्माण कैसे होता है और क्रियाओं में जो सकारात्मक और आक्रामक क्रिया है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, क्रिया के बारे में पहली बात ये जानिएगा कि क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब ये होता है कि इसमें परिवर्तन या बदलाव हो सकता है लिंग और वचन के अनुसार। लिंग में परिवर्तन करेंगे मतलब इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ सकते हैं। वचन में एक वचन बहुवचन में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये इसी कारण इसे विकारी शब्द कहा जाता है कि अपने रूप को बदल लेता है। अब आते हैं, देखिए क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का मतलब है किसी कार्य के होने की सूचना देता है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिले उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना लिखना पढ़ना चलना, इस तरह से जो शब्द आते हैं ये क्रियाएं होती हैं। यहां पे जैसे अगर कहा जाए कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है और सुरेश क्या है, एक कर्ता का रूप है यहाँ पे। और ये क्या पढ़ता है उत्तर मिले तो ये कर्म है और एक क्रिया है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्रिया जो होती है ये देखिए लास्ट में आया है, इसके पहले कर्म आया है, इसके बाद कर्ता। अब देखिए, जब वाक्य की रचना करते हैं तो पहले कर्ता का स्थान होता है, फिर कर्म का स्थान होता है, फिर क्रिया का स्थान होता है। ये वाक्यों के निर्माण की एक प्रक्रिया है और वाक्यों के निर्माण में क्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे पीसीएस समीक्षा अधिकारी और आईएएस में वाक्य दोष आपको दिए जाते हैं, उसमें करेक्शन करना होता है और बताना होता है कि कौन सही है कौन गलत है, इस तरह से दिए जाते हैं। तो क्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो क्रिया का अब हम ये देखते हैं कि जैसे क्रिया के बारे में तो ये पता हो गया क्रिया क्या है। अब तमाम उदाहरण लिख सकते हैं, वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह खाता है। तो इस तरह से तमाम उदाहरण आपको मिलते हैं। अब देखिए, एक बात ये आती है कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो यहां पे हम ये बताते हैं कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। इसको हटाते हैं। तो यहां हम हेडिंग डालते हैं क्रिया का निर्माण, यानी क्रिया का निर्माण कैसे होता है। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी सवाल ये आता है परीक्षा में कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। और यहां पे है क्रिया का निर्माण हेडिंग आपका। तो धातु में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं, यानी बाद में लगाते हैं प्रत्यय है, तो ये बराबर बनता है क्रिया। देखिए, क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो धातु में ना प्रत्यय लगाने से ना लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। एक फार्मूला बन गया, धातु प्लस ना बराबर क्रिया। तो एक बात ये स्पष्ट हुआ कि जो क्रियाएं होती हैं इसके अंत में प्रायः क्या रहता है, ना रहता है। जैसे धातु हम लेते हैं, जैसे धातुओं में आप लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चल लेते हैं और भाग लेते हैं। इस तरह से जैसे लेते हैं तो ये सब क्या है, धातुएं हैं। जैसे लिख, धातुएं संस्कृत में तो रूप भी चलता है, लिखत लिखता लिखन, पढ़ लेते हैं तो पठत पढ़ता पठन, पठ का रूप चलाते हैं, इस तरह से। तो ये धातु है, ध्यान रखिएगा। अब इसी में देखिए, ना जब लगाते हैं तो ये बराबर क्या बनता है, लिखना। और पढ़ में जब ना लगाते हैं इसमें ना, तो ये बराबर बनता है पढ़ना। और इसी प्रकार चल जब ना लगाते हैं तो ये बराबर बनता है चलना। और भाग में जब ना लगाते हैं, भाग में ना लगाते हैं तो ये बनता है भागना। भागने का मतलब है दौड़ने से। तो ये देखिए, एक बात ये है कि क्रिया जो है ये देखिए अंत में सब क्या आए हैं, ना आए हैं यहाँ पे। तो क्रिया की एक पहचान होती है,
इसके अंत में ना होता है प्रायः। कुछ इसके कहीं कहीं एक्सेप्शन आते हैं, बाद भी आते हैं, लेकिन ये बात है कि यहाँ पे देखिए ना आता है। और विकारी शब्द है तो बदलता रहता है। अब जैसे वर्तमान काल में कहते हैं तो वह पढ़ता है, वह लिखता है वर्तमान काल में। अब वह यहाँ कंटिन्यूअस में कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका वह लिख रहा है, पढ़ रहा है, इस तरह से इसमें करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो उत्तर होगा धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। अब सवाल ये आता है क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए क्रियाएं तो कई भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो भेद इसके जो हैं उस पे हम चर्चा करते हैं कि एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के मुख्यतः कितने भेद हैं? दो। एक तो है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक है अकर्मक क्रिया। अब देखिए ये जो शब्द है इसी शब्द में इसकी परिभाषा भी समाहित है। देखिए कैसे, सकर्म का मतलब होता है, सा का मतलब सहित और कर्म का मतलब होता है साथ में, यानी जो कर्म के साथ हो, यानी क्रिया के साथ जब कर्म का प्रयोग होता है तो वह सकर्मक है। और आ मतलब नहीं, ये उपसर्ग है। आ मतलब नहीं, कर्मक का मतलब कर्म, यानी जिसमें कर्म का प्रयोग ना हो तो उसे हम कहते हैं आकर्मक। तो बात स्पष्ट ये है कि सकर्मक का मतलब है कि इसमें कर्म होगा और आकर्मक का मतलब है इसमें कर्म नहीं होगा। कभी कभी ये सवाल भी आता है निम्नलिखित में कौन सकर्मक क्रिया है या कौन अकर्मक क्रिया है, तो इस तरह से सवाल आते हैं। तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सकर्मक का मतलब कि एक तो बात है कर्म होगा, इसमें निश्चित तौर पे होगा, लेकिन कुछ वाक्यों के उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिसमें कर्म स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कर्म की संभावना होती है। तो दो बातें हैं, एक तो उसमें कर्म हो या फिर कर्म होने की संभावना हो, वो भी सकर्मक के अंतर्गत ही आएगा। अब हम दोनों प्रकार के उदाहरण लेते हैं कि जिसमें कर्म है और जिसमें कर्म होने की संभावना होती है। क्योंकि संभावना वाले में आप डाउट हो जाते हैं तो इसमें कर्ता और क्रिया ही है, इसमें तो कर्म आया ही नहीं है, लेकिन होने की संभावना है तो सकर्मक के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कहा जाए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए यहां पे मोहन पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है तो मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता का मतलब ये होता है जो कार्य को संपादित करे, जो कोई कार्य करे उसी को कर्ता कहते हैं। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ही कर्ता हुए, करने धरने वाले हुए, कर्ता धरता हुए, तो ये कर्ता हो गया। और पढ़ने का काम कर रहे हैं तो ये क्या है? पढ़ता है, क्रिया हो गया। और अब इस क्रिया से सवाल करिए कि मोहन क्या पढ़ता है, तो क्या का जो उत्तर मिल जाए वही उसका कर्म होगा। तो क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, उत्तर मिला पुस्तक, तो यही इसका कर्म पड़ा। अब देखिए वाक्य, अब इसमें कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया है, 3 है, लेकिन कुछ और लंबे वाक्य होते हैं उनको हम थोड़ा लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं तो बच्चे क्या हो गए? कर्ता हो गए। और खेल रहे हैं ये पूरी आपकी क्या हो गई? क्रिया। और अब सवाल करिए इस क्रिया से कि क्या खेल रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा क्रिकेट। तो ये क्या हो गया? कर्म है यहां पे। तो कर्म को निकालने के लिए प्रश्न क्रिया से किया जाता है, क्या, किसको, किसने, इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है। और अगर उत्तर मिल जाए या मिलने की संभावना हो तो वो सकर्मक के अंतर्गत आएगा। अब देखिए यहां पे एक सवाल मन में आ रहा होगा कि ये मैदान में क्या है, ये कर्म है या फिर क्रिया है या फिर कर्ता है या कोई और है। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा
वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में कारक का भी प्रयोग होता है, और कारक जो आप पढ़ते हैं, कर्ता में कर्म को, करर से संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलगा, इस तरह से जो पढ़ते हैं कारक, ये आता है। अब में देखिए किसमें आता है, अधिकरण में और पर अधिकरण में आते हैं, तो ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएगा, अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे में आया है, तो इस तरह से वाक्य लंबे होंगे तो उसमें कारक का प्रयोग होने लगता है। तो ये देखिए हमने कुछ उदाहरण बताया, और इससे आप समझ जाएंगे, इसमें तो कर्म स्पष्ट तौर पे ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे। लेकिन अब कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिसमें आपको वाक्य में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये होने की संभावना रहेगा। जैसे अगर कहा जाए कि जैसे कहा जाए वह लिखता है, वह लिखता है। अब देखिए वह क्या है, लिखने का काम कर रहा है, करता है, और लिखता है, ये पूरी क्या है, क्रिया है। अब इसमें तो कहेंगे कर्म तो है ही नहीं भाई, तो सकर्मक होगा या अकर्मक के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखिएगा होने की संभावना। तो देखिए अब सवाल करिए क्रिया से क्या लिखता है, तो क्या कुछ संभावना बनेगी कि लिखने की कुछ संभावना बनेगी, तो जरूर बनेगी। अब पूछिए कि वह क्या लिखता है, तो कुछ भी लिख सकता है, पत्र लिख सकता है, या फिर कोई नोट्स बना रहा हो वो लिख सकता है, या कोई किताब ही कोई लिख रहा हो। तो इसका मतलब इसमें एक संभावना है, और संभावना किसका है, मान लीजिए पत्र का है, तो संभावना इसीलिए कहा जाता अगर है, तो ये भी सकर्मक के अंतर्गत आएगा। यहां पे अगर कहा जाए कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, देखिए अब इसमें भी तो नहीं है। अब देखिए वह करता है, और यहां पे ये पढ़ता है, क्रिया है, क्रिया है, नीचे आ गया है, देखिए हो सकता ना दिखाई, हम लिख दे रहे हैं। वह पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्रिया है, वह करता है। लेकिन जब इससे सवाल करते हैं कि क्या पढ़ता है, तो उत्तर जरूर कुछ मिलेगा, मिलने की संभावना है कि मान लीजिए पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, संभावना एक मिली, पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें भी कर्म के होने की संभावना है, तो ये सकर्मक के अंतर्गत ही आएगा। तो कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो तो सकर्मक होते हैं। ये बात क्लियर हो गई पूरी तरह से। अब वाक्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यह नियम अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। अब हम आते हैं अकर्मक क्रिया में। चलिए इसको थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत हम आते हैं, और इसमें देखिए अकर्मक क्या होते हैं। अकर्मक का मतलब कि जिसमें कर्म ना हो और ना कर्म के होने की संभावना ही हो, तो उसी को कहते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए जैसे लिखा जाए कि वह सोता है, सोता है, ऐसे है, ये छोटा वाक्य है। तो सोना क्या है, सोना एक यहां पे क्रिया है, क्रिया हो रही, सोना, कौन सोता है, वह सोता है, ये कर्ता हो गया। कर्ता और क्रिया के मेल से ये वाक्य बना है। अब यहां पे क्रिया के साथ सवाल करिए कि वह क्या सोता है, तो क्या इसका कोई उत्तर मिलेगा या मिलने की संभावना है। क्या सोता है, तो इसका तो कोई उत्तर मिलेगा ही नहीं। अब यहां पे एक सवाल आएगा मन में भले कि वह रात में सोता है, तो वह क्या सोता है। इस वाक्य को देखिए अगर थोड़ा सा बढ़ा दिए जाए इस तरह से, वह रात में सोता है, देखिए ऐसे कर दीजिए। तो अब रात में यहां नहीं करेंगे कि ये कर्म है यहां पे, तो यहां पे ये तो वह हो गया कर्ता और सोना हो गया क्रिया यहां पे। अब ये देखिए क्या है, में आया है रात के साथ, तो में अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा, अधिकरण का यहां पे प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक के अंतर्गत आएगा। तो वाक्य इसमें अगर कुछ बढ़ा दिया जाए कारक को जोड़ करके,